वेलकम टू लेट्स एसटीबी दरअसल आज यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है एनटीपीसी के। इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का नाम क्या था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। यानी कि जब भी आप किसी फॉर्म को भरते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित ऑप्शन दिए जाते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर ये डिवाइड 1993 में किया गया था, इसको आप याद रखिएगा। और इससे यहाँ पर पूछा गया इससे संबंधित समिति का नाम क्या था। क्या डॉक्टर के एम मुंशी समिति था, जीबी मालवांकर समिति था, रामनंदन समिति था या स्वर्ण सिंह समिति था। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा रामनंदन समिति। अब यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति को भी देख लीजिए। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में ऐड किया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। नए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। यानी कि 1953 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया था उसका पहला अध्यक्ष कौन था, यानी अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए काका कालेलकर, बीबी मंडल और पीपी सिंह। तो राइट आंसर रहेगा काका कालेलकर, याद रखिएगा इसको। नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, धर आयोग और जेपीबी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था। थोड़ा देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था, निर्वाचन बनाने के कार्यों में निपटान के लिए या देश के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभाजित करने की प्रवृत्ति देखना, भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता देखना। तो राइट आंसर बनेगा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता देखना। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा इससे रिलेटेड हिस्ट्री को भी जान लीजिएगा। भाषा के आधार पर सबसे पहले हम जब स्वतंत्र हुए तो उसके बाद हमने सबसे पहले सोचा कि सभी राज्यों को पुनर्गठित किया जाए, अलग अलग राज्यों को पुनर्गठित किया जाए। तो सबसे पहले वहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात चली, तो सबसे पहले हमने एस के धर समिति को बनाया जिसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की फैसले को या रिपोर्ट को बताया कि ऐसा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है। उसके बाद हमने एक दूसरी समिति बनाई जिसका नाम है जीपीबी समिति। यहाँ पर देखिए जीपीबी समिति में जे जो है ना, यहाँ पर जे किससे रिलेटेड है, जवाहरलाल नेहरू। बी क्या है वल्लभ भाई पटेल। पी क्या है पुट्टाभी सीतारामैया। याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन में पूछा था लाल बाल पाल, तो पाल का अर्थ क्या है, तो वहाँ पर मुझे वहाँ बताया था बिपिन चंद्र पाल। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पाल, यहाँ पर पी का क्या तात्पर्य है, तो पी का तात्पर्य यहाँ पुट्टाभी सीतारामैया। अब इसके बाद जेपीबी समिति ने भी भाषा के आधार पर बताया कि राज्यों का गठन संभव नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद एक साउथ के नेता थे जिनका नाम था पुट्टाभी रमल्लू। उन्होंने वो भाषा के आधार पर राज्यों से संबंधित डिमांड कर रहे थे, यानी कि उन्होंने अपने तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित बात की थी। तो हुआ क्या कि वो अनशन पे बैठ गए और अनशन पे बैठने के बाद 56 दिन बाद, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 56 डेज बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद सरकार ने देखा कि अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन हो सकता है, भीड़ इकट्ठी हो सकती है। तो उन्होंने फिर दोबारा से एक नई समिति को बनाया जिसका नाम था फजल अली। क्या नाम था, फजल अली समिति में कौन कौन दो व्यक्ति थे, ये 1953 में ध्यान रखिएगा बनी थी, 1953 में बनी थी। फजल अली समिति में दो व्यक्ति थे, इसके पहला व्यक्ति था हैदरनाथ कुंजरू और के एम पड़कर। ठीक है, के एम पड़कर, हैदरनाथ कुंजरू और फजल अली। अध्यक्ष कौन थे इसके, फजल अली थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि हाँ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव है। तो ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का संभव है, इस बात को सबसे पहले किसने बताया था, फजल अली समिति ने। उसके बाद 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना जो कि आंध्र प्रदेश था। उसके बाद 1960 में गुजराती भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर, उसके आगे 1966 में हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित ये धर्मसम्मत और जेपीबी सम्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? यानी ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है चौथी अनुसूची, ऑप्शन डी है छठी अनुसूची। तो राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से कैसे शामिल नहीं किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है। ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात की गई है, जिसमें मैथिली भाषा भी है, बोडो भाषा भी है, संताली भाषा भी है, लेकिन कन्नड़ इसमें शामिल नहीं की गई है। यानी कि आप ये क्वेश्चन ये भी आता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें कन्नड़ भाषा शामिल नहीं है। नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा। नए क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? यानी कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया गया था वो कौन सा संशोधन था और उसमें कौन से शब्द भी जोड़े गए थे, इसको आप याद रखिएगा। ये था 42वां संविधान संशोधन 1951 में, जिसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। तो आप इसको याद रखिएगा, कौन से शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। नए क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नए क्वेश्चन देखते हैं। नए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति शासन के आधार पर यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 356, 309, 352 और 370। यहाँ पर हमारे संविधान में तीन अनुच्छेदों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 356, 352 और 360। तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? ये सारे अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है 356। नए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा। नए क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किसमें वर्णित है? देखिएगा फिर से मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये सारे के सारे किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद। तो 352 अनुच्छेद किससे संबंधित है? यानी केंद्र के संबंधित है। केंद्र जैसे कोई भी बाहरी आक्रमण हुआ या किसी प्रकार के सशक्त विद्रोह हुआ, तो इस टाइप से जब भी कोई बात आती है तो राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है राष्ट्रपति की सहायता से। अनुच्छेद 352 वहाँ पर यूज होगा। अनुच्छेद 356 क्या है? अनुच्छेद 356 है राज्य सरकार अगर विफल होती है किसी कार्य में करने में तो वहाँ पर अनुच्छेद 356 लगेगा। 360 किससे? वित्तीय आपदा से संबंधित है। ध्यान के रखिएगा वित्तीय आपदा से संबंधित है। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपदा लगी नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 360। राइट आंसर क्या बनेगा? अनुच्छेद 360। नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन दे रखा है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? नए क्वेश्चन दे रखा है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या बनेगा? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति किसी आपातकाल की घोषणा कर सकता है, उसको ये अधिकार होता है। नए क्वेश्चन पे चलिएगा। नए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, सीई का अर्थ क्या है? सीई का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर क्या चीफ इलेक्शन कंट्रोलर है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या कॉमन इलेक्शन कोड है? तो यहाँ पर होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, याद रखिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राइट आंसर बनेगा सी। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा। नए क्वेश्चन दे रखा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? किस
ऑप्शन ए संसद के दोनों सदन, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, अगर भारत की दोनों संसद के सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। अब अगर कोई भी बिल राज्यसभा में पास होता है तो 75% वैलिड वोटों के पास होना चाहिए। उसके बाद ये बिल लोकसभा में भेजा जाएगा और अगर तो वहाँ पर भी 75% वोटों से पास होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर पास हो जाता है तो ये अगर लोकसभा में उठता है तो ये राज्यसभा में जाएगा और बाद में ये राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। नए क्वेश्चन में पढ़िएगा। नए क्वेश्चन दे रखा है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि पूछा गया है इसमें से कौन सी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्या नंदिनी सत्यपति थी, कि मायावती थी, कि सुषमा स्वराज थी, कि सुचेता कृपलानी थी। तो राइट आंसर लिखा सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रही हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। तो पहली महिला राज्यपाल का नाम सरोजिनी नायडू है, जो कहाँ से रही, तो उत्तर प्रदेश से रही थी। नए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा। नए क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। यानी कि जो केंद्र शासित यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उनमें केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। कि उपराज्यपाल नाम से जाना जाता है, राज्यपाल नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति नाम से जाना जाता है, या प्रधानमंत्री नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा उपराज्यपाल, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। जबकि राज्यों में कौन रहता है, राज्यपाल रहता है। अब इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ए उपराज्यपाल। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है। यहाँ पे पूछा गया द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पर द्विसदनीय विधानसभा क्या होता है। देखिएगा, अगर हम बात करें संसद की, संसद के 3 पार्ट होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। ये 3 भाग होते हैं। उसी प्रकार अगर किसी हम राज्य में आते हैं तो राज्य में कौन होता है, विधानमंडल होता है। कौन होता है, विधानमंडल होता है। विधानमंडल के कितने पार्ट होते हैं, विधानमंडल के 3 पार्ट होते हैं। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, और एक राज्यपाल को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है। तो द्विसदनीय विधानसभा से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ऐसा राज्य जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के राज्य द्विसदनीय विधानसभा कहलाते हैं। इस प्रकार के राज्यों को आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, पहले जम्मू कश्मीर भी था इसमें। ये सारे के सारे राज्य किस में आते हैं, आंध्र प्रदेश भी हो गया इसमें। ये किस में आते हैं, ये सारे के सारे राज्य द्विसदनीय विधानसभा में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, ये तो गलत है। विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्णित किया जाता है, ये भी गलत है। विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। राइट आंसर करने का, विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभा में बांटा जाता है। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा। नए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होगी। यानी कि न्यूनतम आयु पूछी गई है, किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री बनना है 24 वर्ष होगी, 21 वर्ष होगी, 28 वर्ष होगी, या 35 वर्ष होगी। राइट आंसर होगा 25 ईयर। ध्यान रखिएगा, किसी भी एरिया का वोटर बनने के लिए 18 साल होती है। किसी भी एरिया का वोटर बनने के लिए 18 साल एज होती है। और किसी भी किसी ग्राम पंचायत का प्रधान बनने के लिए 21 एज होनी चाहिए। अब अगर राज्य का मुख्यमंत्री बनना है या लोकसभा में आपको पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पर 25 ईयर होने चाहिए। राज्यपाल के लिए 35 ईयर होनी चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 ईयर कंप्लीट आपके होने चाहिए। नए क्वेश्चन में बढ़िएगा। नए क्वेश्चन देखिएगा। नए क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। मैंने बताया था कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। नए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है।
यानी कि जो भारत के राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर देखिएगा भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर देखिएगा क्या राष्ट्रपति करता है, कि प्रधानमंत्री करता है, कि मुख्यमंत्री करता है, केंद्रीय गृह मंत्री करता है? राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल की किसी भी राज्य में नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक ये उस राज्य के राज्यपाल बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय किस वर्ष किया गया था? यानी गोवा को महाराष्ट्र राज्य में किस वर्ष विलय किया गया था? 1958 में किया गया था, कि 1963 में किया गया था, 1959 में किया गया था, या 1967 में किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा 1967 में इसमें विलय किया गया था। यानी गोवा को महाराष्ट्र में कब विलय किया गया था? 1967 में विलय किया गया था। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानिएगा। देखिएगा सबसे पहले 1967 में गोवा को महाराष्ट्र में विलय कर दिया गया था और इससे पहले ये 1961 में पुर्तगालियों से हमें मिला। यानी कि भारत में सबसे पहले आने वाले व्यक्ति 1498 में पुर्तगाली ही थे। उस सबसे लास्ट में जाने वाले व्यक्ति भी गोवा से पुर्तगाली ही थे 1961 में, जिसको बाद में भगा दिया गया था आर्मी एक्शन के तहत। तो 1961 में गोवा स्वतंत्र होता है। उसके बाद यहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया जाता है और जनमत संग्रह कराने के बाद गोवा को महाराष्ट्र में पहुँचा दिया जाता है। किंतु यहाँ पर गोवा के लोग जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश बने रहने की मांग करते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश की मांग करते हैं, तो इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया जाता है। उसके बाद 1987 में, याद रखिएगा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। इस प्रकार से भारत का 25वां राज्य बनता है। अब देखिएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, यानी सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था? और 1975 में बना था, 1973 में बना था, 1972 में बना था, 1950 में बना था? तो ध्यान रखिएगा सिक्किम भारत का एक राज्य 1975 में बना था। इसको आप याद रखिएगा। 1975 में ये भारत का राज्य बना था। इस प्रकार से 22वां राज्य बना था भारत का, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय का तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे पूछा गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ध्यान रखिएगा उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 ईयर। जबकि अगर हाई कोर्ट होता है, दो होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की 65 होती है, जबकि हाई कोर्ट की कितनी होती है? 62 होती है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? क्या 1947 में की गई थी, 1950 में की थी, 1951 में की गई थी, या 1952 की गई थी? तो आप याद रखिएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। आप इसको याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 में की गई थी। आप इसको याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 में की गई थी। इसके 2 दिन बाद यहाँ पर 28 जनवरी 1950 से कार्य करना प्रारंभ हो गया था, यानी इसकी नींव पड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? दिल्ली के संसद भवन निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसको आप देखिएगा 1895 से लेकर 1900 तक, 1901 से 1909 तक, 1921 से 1927 तक, या 1931 से लेकर 1935 तक किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 1921 से लेकर 1927 तक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस संसद भवन के निर्माण के वास्तुकार कौन थे? तो संसद भवन निर्माण के 2 वास्तुकार थे, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट विकर। दोनों का नाम याद रखिएगा, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट विकर थे। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 में किया था। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका निर्माण करने के यानी वास्तुकार कौन थे? एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट विकर। जबकि इसका उद्घाटन किसने किया था? उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखा, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? क्या मोरारजी देसाई थे, चंद्रशेखर थे,
या चरण सिंह थे या बीपी सिंह थे? तो राइट आंसर बनेगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, पहले ही कांग्रेस में ही थे, बाद में ही कांग्रेस से अलग होकर जनता दल बनाया इन्होंने, और जनता दल बनाने के बाद ये सबसे ज़्यादा उम्र पे चुने जाने वाले प्रधानमंत्री भी यही है, मोरारजी देसाई। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। नए क्वेश्चन दे रखा है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? यानी कि भारत का अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? क्या 21 साल होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए या 35 साल होनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा में जीती हुई सदस्य, लोकसभा में जीती हुई मेंबरों का नेता होता है। जो जीती हुई पार्टी होती है उसका एक मेंबर चुन लिया जाता है, यानी प्रमुख चुन लिया जाता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ पर वो किसी न किसी लोकसभा सीट से चुन के गया होगा, जैसे वर्तमान में वाराणसी से श्री नरेंद्र मोदी चुन के गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? 25 साल। यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का होना होता है। यानी कि कोरम को कंप्लीट कितने होना चाहिए? कि आधा होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, छठवां होना चाहिए या 10वां होना चाहिए? तो राइट आंसर बनेगा 10वां। यानी कि जितने में मेंबर है उसका 1/10 भाग प्रेजेंट होना चाहिए, तभी कोरम संसद चल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा के सदन में सदन के नेता का अर्थ है। सदन का नेता कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, या बी सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य होता है, या विपक्ष का नेता होता है, या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री होता है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने भी बताया सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। कितने? 530 होते हैं, 525 होते हैं, 518 होते हैं या 550 होते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा लोकसभा में टोटल मेंबरों की संख्या कितनी है? 545। लोकसभा में कितने मेंबर हैं टोटल? 545। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर लोकसभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन होते हैं, और 13वां मेंबर यूटी से चुन के आते हैं। आप कितने बच गए? 530। राइट आंसर क्या बनेगा? 530। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्र भारत में पहले चुनाव कब आयोजित किए गए थे? यानी स्वतंत्र भारत में पहले चुनाव कब कराए गए थे? तो ध्यान रखिएगा, 1953 में कराए गए थे, या 1950 में कराए गए थे, या 1947-48 में कराए गए थे, या 1951-52 में कराए गए थे? तो राइट आंसर बनेगा 1951-52 में कराए गए थे, और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जीत कर आए थे। तो यहाँ पर चुनाव 1951-52 में कराए गए थे, जिसका पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को किया गया था, और चुने हुए सदस्य जो 489 थे, इसको भी आप याद रखिएगा। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत हुआ इसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जा सकता है? यानी कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसके पास एक वोट होता है। अगर कोई बिल ऐसा आया जो दोनों तरफ, यानी कि जिसमें हाँ और नहीं में बराबर हो जाता है, यानी कि अगर मान लीजिएगा 200 वोट है, तो 200 वोट में अगर 100 वोट दोनों तरफ पड़ गए, तो अब होगा क्या? अब यहाँ पर सदन के नेता को, यानी सदन के अध्यक्ष को यहाँ पर वो अपना निर्णायक वोट यूज कर सकता है, जिसका अनुच्छेद 100 में वर्णित किया गया है। यानी कि अब वो अपना वोट किसी भी एक तरफ दे सकता है, जिससे क्या होगा? वो मत या वो बिल पास हो जाएगा। तो अनुच्छेद कितने में दे रखा है? अनुच्छेद 100 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? क्या जीवी मालवंकर थे, एम अयंगर थे, एन कौल थे, या सरदार हुकुम सिंह थे? राइट आंसर बनेगा जीवी मालवंकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू। इस प्रकार से ये टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।
आगे और भी वीडियो आते रहेंगे, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी सीरीज लेके आऊँगा। अब दोस्तों में मैक्सिमम दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू। देखते रहिए लेटेस्ट टीवी दर्शक। थैंक यू।